हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी विद रश्मि। जो भी एस्पिरेंट्स यूपीएससी 2024 प्रीलिम्स एग्ज़ाम दे रहे हैं, आज उनका इंतज़ार समाप्त होता है। आज से हम यूपीएससी 2024 प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए विज़न आईएएस का टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम टेस्ट नंबर 1 का डिस्कशन करेंगे, तो आपका जो भी सुझाव हो या जो भी सवाल हो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, मृदा में जल की वह न्यूनतम मात्रा जो किसी पौधे को अपनी स्फीति यानी टर्गिडिटी बनाए रखने के लिए आवश्यक होती है कहलाती है। ऑप्शन है ए मृद जलधारिता यानी फील्ड कैपेसिटी। ऑप्शन बी उपलब्ध जल क्षमता अवेलेबल वाटर कैपेसिटी। ऑप्शन सी स्थायी म्लानी बिंदु यानी परमानेंट विल्टिंग पॉइंट PWP। और ऑप्शन डी मृदा की कुल जल धारण क्षमता यानी टोटल सोइल वाटर स्टोरेज कैपेसिटी। तो मृदा में जल की वह न्यूनतम मात्रा जो कि किसी पौधे को अपनी स्फीति यानी अपनी टर्गिडिटी बनाए रखने के लिए आवश्यक होती है वो कहलाती है स्थायी म्लानी बिंदु यानी परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्थायी म्लानी बिंदु यानी परमानेंट विल्टिंग पॉइंट, या फिर इसे मिलानी बिंदु भी कहा जाता है। यानी विल्टिंग पॉइंट मृदा में जल की उस न्यूनतम मात्रा के रूप में परिभाषित किया जाता है जो किसी पौधे को मुरझाने से बचाने के लिए आवश्यक होती है। यदि मृदा में जल की मात्रा इस विल्टिंग पॉइंट तक पहुंच जाती है या फिर इससे भी कम हो जाती है तो पौधा मुरझा जाता है। यह आपको ध्यान रखना है। यानी मिलानी बिंदु या परमानेंट मिलानी बिंदु मृदा में जल की वह न्यूनतम मात्रा है जो किसी पौधे को मुरझाने से बचाने के लिए आवश्यक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ क्षार से रिलेटेड 3 कथन दिए गए हैं। हमें बताना है कि उपर्युक्त कथनों में से कितने कथन सही हैं। सबसे पहले बात करते हैं क्षार की। तो क्षार वे रासायनिक पदार्थ होते हैं जिनका pH मान 7 से अधिक होता है। अब देखते हैं कथन नंबर 1 है, क्षार का स्वाद प्राय कड़वा होता है। तो बिल्कुल सही है, क्षार का स्वाद प्राय कड़वा होता है। नंबर 2 है, क्षार लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। ये कथन भी बिल्कुल सही है, क्षार लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। और कथन नंबर 3 है, सभी क्षार जल में अघुलनशील होते हैं। तो ये कथन हमारा गलत है। कई क्षार जल में घुलनशील होते हैं जो कि जलीय विलयन का निर्माण करते हैं, इसलिए सभी क्षार जल में अघुलनशील नहीं होते हैं, बल्कि कई क्षार जल में घुलनशील होते हैं जो कि जलीय विलयन का निर्माण करते हैं। इसलिए हमारा सही आंसर होगा, केवल 2 कथन सही हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, है उद्योग में इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग यानी ECM का प्राथमिक अनुप्रयोग क्या है। ऑप्शन है ए सतहों को धातु की पतली परत से कोटिंग करना। ऑप्शन बी धातु की सतहों पर पैटर्न उकेरना या नक्काशी करना। ऑप्शन सी नियंत्रित विघटन के माध्यम से सतहों से धातु को हटाना। और ऑप्शन डी सुचालक सामग्रियों पर विद्युत इंसुलेशन का उत्पादन करना। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, उद्योगों में इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग का प्राथमिक अनुप्रयोग होता है नियंत्रित विघटन के माध्यम से सतहों से धातु को हटाना। जो इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग है वो इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग एक प्रकार की गैर पारंपरिक मशीनिंग प्रक्रिया है जिसमें इलेक्ट्रोकेमिकल विघटन के माध्यम से सतहों से या फिर वर्कपीस से धातु को नियंत्रित रूप से हटाया जाता है। इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उद्योगों में इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग का प्राथमिक अनुप्रयोग है नियंत्रित इलेक्ट्रोकेमिकल विघटन के माध्यम से सतहों से धातु को हटाना। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गलनांक के आधार पर निम्नलिखित धातुओं को घटते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। गलनांक यानी मेल्टिंग पॉइंट, गलनांक क्या होता है? किसी भी धातु का गलनांक यानी मेल्टिंग पॉइंट वह तापमान होता है जिस पर कोई धातु
ठोस से तरल अवस्था में परिवर्तित हो जाती है, तो वो गलनांक होता है उस धातु का। अलग अलग धातुओं का गलनांक यानी मेल्टिंग पॉइंट अलग अलग होता है। इनमें सबसे अधिक गलनांक है टंगिस्टन का, लगभग 3400 डिग्री सेल्सियस। उससे कम गलनांक है यानी उससे कम मेल्टिंग पॉइंट है टाइटेनियम का। फिर उससे कम गलनांक है सोने का और उससे कम गलनांक है जस्ते का। यानी इनका घटते क्रम में सही क्रम होगा टंगिस्टन, टाइटेनियम, सोना और जस्ता। यानी इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। रासायनिक अभिक्रियाओं में उत्प्रेरक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ रासायनिक अभिक्रियाओं में उत्प्रेरक के संबंध में 2 कथन दिए गए हैं। हमें कूट की सहायता से बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। कथन नंबर 1 है, उत्प्रेरक एक ऐसा पदार्थ है जो किसी अभिक्रिया में पूर्णतः उपभुक्त हो जाता है और अभिक्रिया की दर को बढ़ा देता है। तो ये कथन हमारा बिल्कुल गलत है। रासायनिक अभिक्रियाओं में उत्प्रेरक एक ऐसा पदार्थ है जो कि किसी अभिक्रिया की यानी जो किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ा देता है, ये तो बिल्कुल सही है। लेकिन वो उत्प्रेरक उस रासायनिक अभिक्रिया में पूर्णतः उपभुक्त नहीं होता है, इसलिए ये ऑप्शन हमारा गलत है। कथन नंबर 2 है, रासायनिक प्रतिक्रियाओं में उत्प्रेरक के रूप में सामान्यतः प्लेटिनम का उपयोग किया जाता है। तो ये कथन हमारा बिल्कुल सही है। प्लेटिनम रासायनिक अभिक्रियाओं में सामान्य रूप से उपयोग किए जाने वाला एक उत्प्रेरक है, इसलिए रासायनिक प्रतिक्रियाओं में उत्प्रेरक के रूप में सामान्यतः प्लेटिनम का उपयोग किया जाता है। हमारा सही आंसर होगा केवल कथन 2 सही है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खगोल विज्ञान के संदर्भ में गुरुत्वाकर्षण लेंसिंग की परिघटना का क्या अर्थ है। ऑप्शन है ए, किसी ग्रह के चुंबकीय क्षेत्र की विकृति। ऑप्शन बी, भारी पिंड से उत्पन्न गुरुत्वाकर्षण के कारण प्रकाश का मुड़ना। ऑप्शन सी, किसी आकाशगंगा का अपने केंद्र के चारों ओर घूमना। और ऑप्शन डी, निहारिका में आवेशित कणों की परस्पर क्रिया। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारी पिंड से उत्पन्न गुरुत्वाकर्षण के कारण प्रकाश का मुड़ना। खगोल विज्ञान के संदर्भ में गुरुत्वाकर्षण लेंसिंग एक ऐसी परिघटना है जो कि यानी जिसमें गुरुत्वाकर्षण लेंसिंग में आकाशगंगा या फिर ब्लैक होल जैसे किसी भारी पिंड से उत्पन्न गुरुत्वाकर्षण के कारण प्रकाश मुड़ जाता है। इसलिए खगोल विज्ञान के संदर्भ में गुरुत्वाकर्षण लेंसिंग एक ऐसी घटना है जिसमें भारी पिंड से उत्पन्न गुरुत्वाकर्षण के कारण प्रकाश मुड़ जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषाणु के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ वायरस से रिलेटेड 4 कथन दिए गए हैं। हमें बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही हैं। नंबर 1 है, एक विषाणु स्वयं ही प्रतिकृति नहीं बना सकता और इसे प्रतिकृति बनाने के लिए किसी सजीव में प्रवेश करना पड़ता है। तो ये कथन हमारा बिल्कुल सही है। विषाणु के संबंध में ये कथन बिल्कुल सही है, क्योंकि कोई भी विषाणु स्वयं ही अकेले ही अपनी प्रतिकृति नहीं बना सकता है। विषाणु को अपनी प्रतिकृति बनाने के लिए किसी सजीव की कोशिका में प्रवेश करना पड़ता है, इसलिए ये कथन हमारा बिल्कुल सही है। कथन नंबर 2 है, विषाणु के अंदर विद्यमान आनुवंशिक सामग्री में केवल आरएनए उपस्थित होता है। तो ये कथन हमारा गलत है। विषाणु के अंदर जो आनुवंशिक सामग्री होती है उसमें या तो आरएनए होता है या फिर डीएनए होता है। केवल आरएनए नहीं होता है, डीएनए भी हो सकता है, इसलिए ये कथन हमारा गलत है। कथन नंबर 3 है, एक विषाणु जो जीवाणु को संक्रमित करता है और उसके भीतर अपनी प्रतिकृति बनाता है उसे वायरोइड कहा जाता है। तो ये कथन हमारा गलत है। एक विषाणु जो कि किसी जीवाणु को संक्रमित करता है और उसके भीतर अपनी प्रतिकृति बनाता है उसे बैक्टीरियोफेज कहा जाता है, ना कि वायरोइड, इसलिए ये कथन हमारा गलत है। और कथन नंबर 4 है, हर्पीस और हेपेटाइटिस रोग विषाणु के कारण उत्पन्न होते हैं। तो ये कथन हमारा बिल्कुल सही है। हर्पीस और हेपेटाइटिस रोग विषाणु के कारण उत्पन्न होते हैं। तो हमारा सही आंसर होगा 1 और 4 कथन सही हैं।
यानी केवल 2 ऑप्शन हमारे सही हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा साइट डायरेक्टेड न्यूक्लियस यानी एसडीएन का सर्वोत्तम वर्णन करता है? ऑप्शन है ए, यह एक ऐसी माइटोकॉन्ड्रिया रिप्लेसमेंट थेरेपी को दर्शाता है जिसके तहत युग्मित होने से पूर्व प्रत्येक निषेचित अंडे से नर और मादा प्रोन्यूक्लियल को हटा दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी, यह लक्षित डीएनए को तोड़ने हेतु प्रयोग किए जाने वाले डीएनए कटिंग एंजाइमों को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर सी, यह तेल से उत्पन्न स्लज और तेल रिसाव के निवारण हेतु विकसित एक नवीनतम पर्यावरण अनुकूल तकनीक को दर्शाता है। और ऑप्शन नंबर डी, यह यूरेनियम अयस्कों से परमाणु ईंधन को कुशलतापूर्वक निष्कर्षित करने की एक तकनीक है। तो साइट डायरेक्टेड न्यूक्लियस यानी एसडीएन लक्षित डीएनए को तोड़ने हेतु प्रयोग किए जाने वाले डीएनए कटिंग एंजाइमों को इंगित करता है, ये डीएनए कटिंग एंजाइमों को दर्शाता है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी साइट डायरेक्टेड न्यूक्लियस का सर्वोत्तम वर्णन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप कार्यकी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पादप कार्यकी से रिलेटेड 3 कथन दिए गए हैं, हमें बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही हैं। नंबर 1 है, कार्बन स्थिरीकरण के संबंध में C3 पादपों की प्रभावशीलता C4 पादपों की तुलना में दोगुनी होती है, तो ये कथन हमारा गलत है। ये उल्टा दिया हुआ है, कार्बन स्थिरीकरण के संबंध में C4 पादपों की प्रभावशीलता C3 पादपों की तुलना में दोगुनी होती है। कथन नंबर 2 है, जाइलम ऊतक में पदार्थों की गति की दिशा सदैव एक दिशा होती है, तो ये कथन हमारा बिल्कुल सही है। जाइलम ऊतक में पदार्थों की गति की दिशा सदैव एक दिशा होती है ऊपर की तरफ, तो ये कथन हमारा बिल्कुल सही है। कथन नंबर 3 है, माइकोराइजा राइजोबैक्टीरिया और पादपों की जड़ों के सहजीवी संबंध को दर्शाता है, तो ये कथन भी हमारा गलत है। माइकोराइजा पादप की जड़ों और कवक के बीच के सहजीवी संबंध को दर्शाता है, न कि राइजोबैक्टीरिया और पादप की जड़ों के बीच के सहजीवी संबंध को। माइकोराइजा पादप की जड़ों और कवक के बीच के सहजीवी संबंध को दर्शाता है, ये आपको ध्यान रखना है, इसलिए ये क्वेश्चन हमारा गलत है। हमारा इसका सही आंसर है केवल ऑप्शन 1 सही है, यानी केवल कथन 1 सही है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रोजेक्ट चीता से रिलेटेड है। प्रोजेक्ट चीता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ प्रोजेक्ट चीता से रिलेटेड 2 कथन दिए गए हैं, हमें बताना है कि कौन से कथन सही हैं। प्रोजेक्ट चीता के तहत अफ्रीका के साहेल क्षेत्र के देशों से 20 चीतों को कोनो राष्ट्रीय उद्यान में स्थानांतरित किया गया, तो ये कथन हमारा गलत है। प्रोजेक्ट चीता के तहत अफ्रीका के देशों से 20 चीते लाए गए थे, कोनो राष्ट्रीय उद्यान में उन्हें स्थानांतरित किया गया था, ये बिल्कुल सही है, लेकिन वो अफ्रीका के साहेल क्षेत्र के देशों से नहीं लाए गए थे। प्रोजेक्ट चीता के तहत जो चीते लाए गए थे वो लाए गए थे अफ्रीका के नामीबिया और दक्षिण अफ्रीकी देशों से, जो कि साहेल क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आते हैं, क्योंकि साहेल क्षेत्र सहारा मरुस्थल के जो दक्षिण का अर्धशुष्क क्षेत्र होता है वो होता है साहेल क्षेत्र। सहारा मरुस्थल के दक्षिण का जो क्षेत्र होता है, सहारा मरुस्थल के दक्षिण का अर्धशुष्क क्षेत्र, उसे कहते हैं साहेल क्षेत्र। तो अफ्रीका का जो नामीबिया और दक्षिण अफ्रीकी देश है वो साहेल क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आते हैं, जबकि भारत में प्रोजेक्ट चीता के तहत जो अफ्रीका के नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से चीते लाए गए थे वो लाए गए थे नामीबिया और अफ्रीका से, और उन्हें मध्य प्रदेश के कोनो राष्ट्रीय उद्यान में स्थानांतरित किया गया था, और वर्तमान में इन 20 चीतों में से कुल 13 चीते ही जीवित बचे हैं। कथन नंबर 2 है, इसे राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के द्वारा लागू किया गया है, तो ये बिल्कुल सही है। प्रोजेक्ट चीता को राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के द्वारा लागू किया गया है, यानी राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण प्रोजेक्ट चीता के कार्यान्वयन की एजेंसी है। तो हमारा सही आंसर होगा केवल कथन 2 सही है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप वृद्धि नियामकों और उनके कार्यों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ है वृद्धि नियामक और दूसरी तरफ है उनके कार्य, यानी ये हार्मोन्स हैं, ये पादप हार्मोन्स हैं। एक तरफ है पादप हार्मोन्स और दूसरी तरफ है उनसे कार्य। हमें बताना है कि इनमें से कितने ऑप्शन सही सुमेलित हैं। सामान्य रूप से पादप हार्मोन 5 प्रकार के होते हैं, जिनमें एथिलीन हार्मोन, ऑक्सिन हार्मोन, जिब्रेलिन हार्मोन, साइटोकाइनिन हार्मोन और एब्सिसिक अम्ल होते हैं। ये सामान्य रूप से 5 पादप हार्मोन होते हैं। तो मिलाते हैं। नंबर 1 है ऑक्सिन हार्मोन। ऑक्सिन हार्मोन कोशिका दीर्घीकरण को बढ़ावा देता है, तो ये बिल्कुल सही सुमेलित है। ऑक्सिन हार्मोन कोशिका के विकास को बढ़ावा देता है। नंबर 2 है जिब्रेलिन हार्मोन। जिब्रेलिन हार्मोन बीजों की प्रसुप्ति को प्रेरित करता है, तो ये गलत सुमेलित है, क्योंकि जिब्रेलिन हार्मोन बीजों और कलियों की प्रसुप्ति को समाप्त कर देता है, ना कि उन्हें प्रेरित करता है। नंबर 3 है साइटोकाइनिन हार्मोन। साइटोकाइनिन हार्मोन पादपों के अंगों की जरावस्था में देरी करता है, तो ये बिल्कुल सही सुमेलित है। साइटोकाइनिन हार्मोन पादपों के अंगों की जरावस्था में देरी करता है। और नंबर 4 है एथिलीन हार्मोन। एथिलीन हार्मोन पत्ती की जरावस्था और विलगन को बढ़ा देता है, तो ये भी बिल्कुल सही सुमेलित है। एथिलीन हार्मोन पत्ती की जरावस्था और विलगन को बढ़ा देता है। और एथिलीन हार्मोन एकमात्र पादप हार्मोन है जो कि गैसीय हार्मोन है, और एथिलीन हार्मोन का उपयोग ही फलों को पकाने के लिए किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो हमारा सही आंसर होगा 3 कथन, यानी 3 जोड़े सही सुमेलित हैं। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 3 युग्म ही सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुप्रयोग या कौन सी परिघटना डोपलर प्रभाव पर आधारित है। नंबर 1 है चमगादड़ के द्वारा इकोलेशन। नंबर 2 सोनिक बूम। और नंबर 3 वाहनों की गति मापने वाला पुलिस रडार। तो चमगादड़ के द्वारा इकोलेशन ये बिल्कुल सही है। चमगादड़ के द्वारा इकोलेशन परिघटना डोपलर प्रभाव पर आधारित है। ये क्या होता है? इकोलेशन चमगादड़ की अधिकांश प्रजातियों के द्वारा रात में अपने शिकार को ढूंढने के लिए इकोलेशन नामक एक उल्लेखनीय नेविगेशन प्रणाली का विकास किया गया है। तो चमगादड़ के द्वारा जो इकोलेशन नेविगेशन प्रणाली है वो डोपलर प्रभाव पर आधारित है, ये बिल्कुल सही है। नंबर 2 है सोनिक बूम। सुपरसोनिक विमानों से उत्पन्न सोनिक बूम ये भी डोपलर प्रभाव पर आधारित है, इसलिए ये भी बिल्कुल सही है। नंबर 3 है वाहनों की गति मापने वाला पुलिस रडार, ये भी डोपलर प्रभाव पर आधारित होता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। हमारा सही आंसर होगा 1, 2 और 3 तीनों ही कथन बिल्कुल सही हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले अधिकांश आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर मौजूद होते हैं। अर्धचालकों यानी सेमीकंडक्टर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं। यहाँ सेमीकंडक्टर से रिलेटेड 2 कथन दिए गए हैं, हमें बताना है कि कौन से कथन सही हैं। कथन नंबर 1 है अर्धचालकों की प्रतिरोधकता विद्युत रोधी यानी इंसुलेटर से अधिक लेकिन चालक यानी कंडक्टर से कम होती है, तो ये कथन हमारा गलत है। जो अर्धचालकों की प्रतिरोधकता होती है वो चालक यानी कंडक्टर से तो अधिक होती है, लेकिन विद्युत रोधी यानी इंसुलेटर से कम होती है। ये उल्टा दिया हुआ है, इसलिए ये गलत है। कथन नंबर 2 है सर्वाधिक उपयोग किए जाने वाले अर्धचालक तत्व हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम, तो ये बिल्कुल सही है। सर्वाधिक सामान्य रूप से उपयोग किए जाने वाले अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम, इसलिए ये कथन हमारा बिल्कुल सही है। हमारा सही आंसर होगा केवल कथन 2 सही है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय क्षेत्रीय नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम यानी IRNSS के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 है IRNSS यानी भारतीय क्षेत्रीय नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम अंतरिक्ष खंड में 10 उपग्रह शामिल हैं, तो ये कथन हमारा गलत है। भारतीय क्षेत्रीय नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम अंतरिक्ष खंड में कुल 7 उपग्रह शामिल हैं, ना कि 10, तो ये कथन हमारा गलत है। कथन नंबर 2 है भारतीय क्षेत्रीय नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम भारत के साथ साथ भारत के आसपास 1500 किलोमीटर तक फैले हुए क्षेत्रों में
सटीक स्थिति सूचना सेवा प्रदान कर सकता है। तो ये कथन हमारा बिल्कुल सही है। भारतीय क्षेत्रीय नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम भारत के साथ साथ भारत के आसपास 1500 किलोमीटर तक फैले हुए क्षेत्र में सटीक स्थिति सूचना सेवा प्रदान कर सकता है। कथन नंबर 3 है, यह भारत के भीतर कहीं भी सभी मौसमों में 20 मीटर की बेहतर स्थिति सटीकता के साथ एक नेविगेशन समाधान प्रदान करता है। तो ये कथन भी हमारा बिल्कुल सही है। भारतीय क्षेत्रीय नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम भारत के भीतर कहीं भी और भारत के चारों तरफ 1500 किलोमीटर तक फैले हुए क्षेत्र में और सभी मौसमों में 20 मीटर की बेहतर स्थिति सटीकता के साथ एक नेविगेशन समाधान प्रदान करता है। इसलिए हमारा सही आंसर होगा 2 और 3 कथन सही हैं, यानी केवल 2 कथन ही सही हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, है टीबी रोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। टीबी यानी तपेदिक या क्षय रोग भी कहते हैं। इससे रिलेटेड 3 कथन दिए गए हैं, हमें बताना है कि कौन से कथन सही हैं। कथन नंबर 1 है, टीबी जीवाणु से होने वाला एक संक्रामक रोग है। तो ये बिल्कुल सही कथन है। टीबी यानी तपेदिक या क्षय रोग माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से होने वाला जो जीवाणु है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, उससे होने वाला एक संक्रामक रोग है और ये वायु के माध्यम से फैलता है। इसलिए कथन नंबर 1 हमारा बिल्कुल सही है। कथन नंबर 2 है, मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट तपेदिक टीबी का एक रूप है जो कम से कम 4 प्रमुख टीबी रोधी दवाओं के प्रति प्रतिरोधी है। तो ये कथन हमारा गलत है। मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट तपेदिक नहीं बल्कि XDR यानी MDR टीबी नहीं बल्कि XDR टीबी। XDR टीबी का एक रूप है जो कि कम से कम 4 प्रमुख टीबी रोधी दवाओं के प्रति प्रतिरोधी है। इसलिए ये कथन हमारा गलत है। कथन नंबर 3 है, सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम के तहत तपेदिक के विरुद्ध BCG का टीका बच्चे को जन्म के तुरंत बाद लगाया जाता है। तो ये कथन हमारा बिल्कुल सही है। सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम के तहत तपेदिक के विरुद्ध BCG का टीका बच्चे को जन्म के तुरंत बाद लगाया जाता है। इसलिए हमारा सही आंसर है 1 और 3 कथन सही हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, है फ्री स्पेस ऑप्टिकल यानी FSO संचार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं। यहाँ फ्री स्पेस ऑप्टिकल संचार से रिलेटेड 2 कथन दिए गए हैं, हमें बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही हैं। कथन नंबर 1 है, यह एक संचार तकनीक है जिसमें डेटा वायु के माध्यम से प्रेषित होता है। तो ये कथन हमारा बिल्कुल सही है। फ्री स्पेस ऑप्टिकल संचार एक संचार तकनीक है जिसमें डेटा वायु के माध्यम से प्रेषित होता है। इसलिए ये कथन सही है। कथन नंबर 2 है, इसका उपयोग पॉइंट टू पॉइंट दृष्टि रेखीय संचार के लिए किया जा सकता है। तो ये भी कथन हमारा बिल्कुल सही है। फ्री स्पेस ऑप्टिकल संचार का उपयोग पॉइंट टू पॉइंट दृष्टि रेखीय यानी लाइन ऑफ साइट संचार के लिए किया जा सकता है। पॉइंट टू पॉइंट संचार होता है जैसे कि 2 भवनों के बीच में संचार या फिर 2 जहाज़ों के बीच में संचार, तो उसके लिए इसका उपयोग किया जा सकता है। ये भी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। और फ्री स्पेस ऑप्टिकल संचार का उपयोग पॉइंट टू मल्टी पॉइंट दृष्टि रेखीय संचार के लिए भी किया जा सकता है। पॉइंट टू मल्टी पॉइंट का मतलब होता है जैसे कि उपग्रह से पृथ्वी पर संचार, उसके लिए भी इसका उपयोग किया जा सकता है। इसलिए हमारा सही आंसर होगा कथन 1 और 2 दोनों सही हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शार्बनी अवरोहण यानी ब्रांचिंग डिसेंट और प्राकृतिक वरण यानी नेचुरल सिलेक्शन शब्दावलियों का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है ए, उपग्रहों को पृथ्वी की कक्षा में स्थापित करने के संदर्भ में। ऑप्शन बी, जैव विकास के सिद्धांत के संदर्भ में। ऑप्शन सी, विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना का समर्थन करने वाले साक्ष्यों के संदर्भ में। और ऑप्शन डी, अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के रणनीतिक तरीकों के संदर्भ में। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर
बी, जैव विकास के सिद्धांत के संदर्भ में शार्बनी अवरोहण और प्राकृतिक वर्ण शब्दावलियों का उपयोग किया जाता है जैव विकास के सिद्धांत के संदर्भ में। ये जैव विकास के डार्विनवाद सिद्धांत की दो अवधारणाएं हैं। शार्बनी अवरोहण और प्राकृतिक वर्ण, ये जैव विकास से संबंधित जो डार्विनवाद का सिद्धांत है उसकी दो अवधारणाएं हैं। और ब्रिटिश वैज्ञानिक डार्विन ने जैव विकास से संबंधित अपना सिद्धांत दिया था अपनी पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन में। यह भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन दिए गए हैं, हमें बताना है कि कौन से कथन सही हैं। कथन नंबर 1 है भारत में सर्वाइकल कैंसर महिलाओं में होने वाला सर्वाधिक सामान्य कैंसर है। तो ये कथन हमारा गलत है। भारत में महिलाओं में होने वाला सर्वाधिक सामान्य कैंसर है वो है स्तन कैंसर। यानी भारत में महिलाओं में होने वाला सर्वाधिक सामान्य कैंसर है वो है स्तन कैंसर, जबकि सर्वाइकल कैंसर दूसरा महिलाओं में होने वाला सर्वाधिक सामान्य कैंसर है। तो ये कथन हमारा गलत है। कथन नंबर 2 है सर्वाइकल कैंसर की बढ़ती घटनाओं की रोकथाम के लिए भारत ने सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम के तहत ह्यूमन पैपिलोमा वायरस यानी HPV वैक्सीन को शामिल किया है। तो ये कथन हमारा सही है, यानी कथन 2 हमारा बिल्कुल सही है। भारत ने सर्वाइकल कैंसर की बढ़ती घटनाओं की रोकथाम के लिए सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम के अंतर्गत HPV वैक्सीन यानी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन को शामिल किया है। इसके अंतर्गत 9 से 14 वर्ष की आयु की लड़कियों को पूरे भारत में 3 चरणों में निःशुल्क टीका लगाया जाएगा। तो इसका कथन नंबर 2 सही है, जबकि कथन नंबर 1 हमारा गलत है। हमारा सही आंसर होगा कि कथन 2 सही है और कथन 1 गलत है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रायोजेनिक इंजन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ क्रायोजेनिक इंजन से रिलेटेड 2 कथन दिए गए हैं, हमें बताना है कि कौन से कथन सही हैं। कथन नंबर 1 है क्रायोजेनिक इंजन अत्यधिक कुशल प्राणोदन प्रणाली है जिसका उपयोग रॉकेट के ऊपरी चरणों में किया जाता है। तो ये कथन हमारा बिल्कुल सही है। क्रायोजेनिक इंजन एक अत्यधिक कुशल प्राणोदन प्रणाली है जिसका उपयोग रॉकेट के ऊपरी चरणों में किया जाता है। कथन नंबर 2 है क्रायोजेनिक इंजन प्राणोदक के रूप में तरल ऑक्सीजन और तरल हाइड्रोजन का उपयोग करते हैं। तो ये कथन भी हमारा बिल्कुल सही है। क्रायोजेनिक इंजन प्राणोदक के रूप में तरल ऑक्सीजन यानी लिक्विड ऑक्सीजन और तरल हाइड्रोजन यानी लिक्विड हाइड्रोजन का उपयोग करते हैं। इसलिए हमारा सही आंसर होगा कथन 1 और 2 दोनों सही हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, है RNA अंतरक्षेप यानी RNA इंटरफेरेंस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 है RNA इंटरफेरेंस एक द्विसूत्रीय RNA यानी डबल स्टैंडर्ड RNA द्वारा शुरू की गई जीन को निष्क्रिय करने की प्रक्रिया है। तो ये कथन हमारा बिल्कुल सही है। RNA अंतरक्षेप एक द्विसूत्रीय RNA यानी डबल स्टैंडर्ड RNA के द्वारा शुरू की गई जीन को निष्क्रिय करने की एक प्रक्रिया है। कथन नंबर 2 है RNA अंतरक्षेप सभी यूकैरियोटिक यानी सुकेंद्रीय जीवों में कोशिकीय सुरक्षा की एक विधि है। तो ये कथन भी हमारा बिल्कुल सही है। RNA अंतरक्षेप यानी RNA इंटरफेरेंस सभी यूकैरियोटिक जीवों में कोशिकीय सुरक्षा की एक विधि है। कथन नंबर 3 है कीट प्रतिरोधी पौधों का निर्माण करने में RNA अंतरक्षेप का उपयोग बड़े पैमाने पर किया जाता है। तो ये कथन भी हमारा बिल्कुल सही है। कीट प्रतिरोधी पौधों का निर्माण करने में RNA इंटरफेरेंस का उपयोग बड़े पैमाने पर किया जाता है। हमारा सही आंसर है कथन 1, 2 और 3 तीनों ही कथन बिल्कुल सही हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, है लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान के संदर्भ में
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान यानी स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल से संबंधित दो कथन दिए गए हैं। हमें बताना है कि कौन से कथन सही हैं। कथन नंबर 1 है लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान यानी स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल एक एकल चरण प्रक्षेपण यान है। तो ये कथन हमारा बिल्कुल गलत है। लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान यानी स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल एक 3 चरण वाला प्रक्षेपण यान है, ना कि एकल चरण वाला, इसलिए ये कथन हमारा गलत है। कथन नंबर 2 है स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से 500 किलोमीटर की समतल कक्षा में 500 किलोग्राम वजनी उपग्रह को प्रक्षेपित करने में सक्षम है। तो ये कथन हमारा सही है। लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान यानी स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से 500 किलोमीटर की समतल कक्षा में 500 किलोग्राम वजनी उपग्रह को प्रक्षेपित करने में सक्षम है। हमारा सही आंसर है केवल कथन 2 सही है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, है भू स्थितिक कक्षा यानी जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जियो स्टेशनरी ऑर्बिट से रिलेटेड हमें 2 कथन दिए गए हैं। हमें इन पर बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही हैं। कथन नंबर 1 है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में उपग्रह एक निश्चित स्थान पर स्थिर प्रतीत होते हैं। तो ये कथन हमारा बिल्कुल सही है। जियो यानी भू स्थितिक कक्षा में उपग्रह एक निश्चित स्थान पर स्थिर प्रतीत होते हैं। कथन नंबर 2 है जियो में उपग्रह विषुवत रेखा के ऊपर पूर्व से पश्चिम की ओर पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं। तो ये कथन हमारा गलत है। जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में उपग्रह विषुवत रेखा के ऊपर पश्चिम से पूर्व की तरफ पृथ्वी के घूर्णनकाल के अनुसरण में चक्कर लगाते हैं। पश्चिम से पूर्व की तरफ, ना कि पूर्व से पश्चिम की तरफ, इसलिए ये कथन हमारा गलत है। हमारा सही आंसर है केवल कथन 1 सही है और कथन 2 गलत है। कथन 1 सही है और कथन 2 गलत है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, है वायुयान के टायरों में नाइट्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है, क्यों? सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है। आपको ये पता चल गया कि वायुयान के टायरों में किस गैस का उपयोग किया जाता है। तो वायुयान के टायरों में नाइट्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है? ऑप्शन है ए, सामान्य हवा के विपरीत नाइट्रोजन गैस निष्क्रिय होती है। ऑप्शन बी, यह सामान्य हवा से भारी होती है। ऑप्शन सी, यह अत्यधिक निम्न तापमान पर ही तरल रूप में परिवर्तित होती है। और ऑप्शन डी, ए और सी दोनों। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ए और सी दोनों। वायुयान के टायरों में नाइट्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन गैस सामान्य हवा के विपरीत नाइट्रोजन गैस निष्क्रिय होती है। नाइट्रोजन गैस को, यह कथन बिल्कुल सही है, नाइट्रोजन गैस को अन्य पदार्थों से अभिक्रिया करने के लिए बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो ये कथन हमारा बिल्कुल सही है। कथन नंबर 2 है, यानी ऑप्शन बी है, यह सामान्य हवा से भारी होती है। नाइट्रोजन गैस सामान्य हवा से हल्की होती है, ना कि भारी होती है, इसलिए ये ऑप्शन हमारा गलत है। और ऑप्शन नंबर सी है, यह अत्यधिक निम्न तापमान पर ही तरल रूप में परिवर्तित होती है। तो ये ऑप्शन भी हमारा सही है। जो नाइट्रोजन गैस है वो लगभग -170 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर ही तरल रूप में परिवर्तित होती है, इसलिए हमारा सही आंसर होगा ए और सी दोनों कथन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विकिरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ विकिरण से रिलेटेड 2 कथन दिए गए हैं। हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। कथन नंबर 1 है विकिरण द्वारा ऊष्मा के स्थानांतरण के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है। तो ये कथन हमारा बिल्कुल गलत है। विकिरण के द्वारा ऊष्मा के स्थानांतरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ऊष्मा का स्थानांतरण विकिरण में बिना माध्यम के ही हो सकता है, इसलिए विकिरण के द्वारा ऊष्मा के स्थानांतरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए कथन नंबर 1 हमारा गलत है। कथन नंबर 2 है सभी गर्म पिंड अवरक्त विकिरण उत्सर्जित करते हैं। तो ये कथन हमारा सही है।
सभी गर्म पिंड अवरक्त विकिरण यानी इंफ्रारेड रेडिएशन उत्सर्जित करते हैं। तो ये कथन हमारा बिल्कुल सही है। हमारा सही आंसर है केवल कथन 2 सही है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। आज के लिए इतना ही। आज हमने टेस्ट नंबर 1 के 25 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। आपका जो भी फीडबैक हो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अच्छे से पढ़िए, रिवाइज करिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।